सर, अपन ने कल एक टॉपिक एग्जाम का था जो चालू किया था, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कि सर बिना कंसिडरेशन के भी कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कानून बोलता है कि वैलिड रहेंगे, चाहे दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं हो तो भी। पहला अपन ने कल कर लिया, ये कर लिया था ना। यस सर। फर्स्ट था एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बशर्ते वो राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, नियर इन रिलेशनशिप वाली पार्टीज में है, एंड मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, ये चारों चीजें यदि हैं तो फिर दोनों पार्टीज के लिए भले ही कंसिडरेशन नहीं हो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, सेकंड अपन ने किया था कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। सर, पहले आपके लिए किसी ने कुछ ऑलरेडी कर रखा है, उसके बदले में आज आप उसको कुछ वादा देने का वादा करते हो, तो वो तो आपको वापस आज कुछ नहीं दे रहा है, तो एक ही पार्टी के लिए आज कॉन्ट्रैक्ट में बनाते समय कंसिडरेशन है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। व्हाट इज अ टाइम बार्ड डेट? वी हैव वेरी वेरी इन डिटेल इन डेप्थ अंडरस्टूड कि सर यहाँ लोन दिया था, यहाँ रीपेमेंट होना था, यहां पर रीपेमेंट नहीं हुआ तो यहां से 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। कोर्ट में कितने भी टाइम में वो मैटर सॉल्व हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग, क्योंकि हमारे कोर्ट्स तो फेमस है इस चीज के लिए कि बेटा तुम आए तो भी हम तुमको 10 साल पहले नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे कोर्ट्स फेमस है इस चीज के लिए, वो एक अलग बात है। तुमको कोर्ट कितने टाइम में पहुंचना है कि सर तुमको कोर्ट 3 साल के अंदर अंदर पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट में जाना पड़ता है यदि किसी पे केस फाइल करना है। तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोर्ट में जाना पड़ता है। तभी तो वो तभी तो वो कोर्ट में केस एडमिसिबल होगा। अदरवाइज वो कैसा डेट बन जाएगा कि सर टाइम बार्ड डेट बन जाएगा। बार्ड हो गया अब ये। इसके लिए सोल्यूशन लेने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज द डेट हैज बिकम अ टाइम बार्ड डेट नाउ। गॉट द पॉइंट और नॉट? गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो सर, टाइम बार्ड डेट के मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को पैसा चुकाना था, मिस्टर वो नहीं चुका पाए तो मिस्टर वाई को कोर्ट में जाना था, 3 साल में कोर्ट में नहीं गए तो डेट कैसा बन गया कि सर टाइम बार्ड डेट बन गया। अब मिस्टर वाई उसे एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा भी नहीं सकते हैं। बट सर मिस्टर एक्स की अंतरात्मा जाग गई तो आज इन्होंने वापस प्रॉमिस किया पूरा 1 लाख या अधूरा जितना भी रुपया वो देने की बात कर रहे हैं, यदि वो राइटिंग में है और साइंड है। ठीक है, रजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, यदि वो राइटिंग में है और साइंड है, राइटिंग का मतलब जोड़ लो यार, साइन तो होता ही होता है। ठीक है, राइटिंग में है और साइंड है, और आज टाइम बार डेट चुकाने का एक्स ने वाई को वादा कर दिया, तो भले ही आज वाई से एक्स को कुछ नहीं जा रहा है तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एजेंसी। सर एजेंसी के लिए नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, वो वैलिड रहती है क्योंकि कई बार एजेंसी का उद्देश्य पूरा होता है, कई बार नहीं भी होता है। कई बार आप किसी का भला करने के लिए भी उसका एजेंट जैसे बन के, कोई हैंडीकैप्ड आदमी है या कोई बूढ़ा आदमी है, आप उसके मदद करने के लिए उसके एजेंट के तौर पे काम करके आते हैं। तो सर मदद तो फिर मदद ही होनी चाहिए ना, फिर पैसा क्या ले रहे हो इस मामले में। और कई बार एजेंसी वाला काम पूरा नहीं होता है तो इसलिए पैसा एजेंट का कमीशन बने नहीं बने, बट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहता है इवन विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन, ये जो 3 पॉइंट्स कल के बच गए थे, कितना टाइम लगा रहे ऑनेस्टली बताओ रिवीजन करने में? सर 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे। लिखने में कितना टाइम लग जाता? 10 मिनट लग जाते पॉइंटर्स बना के लिखने में। तो यार तुमको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? सर करना चाहिए था। कितने लोगों का आया ग्रुप पे मैसेज, तुम खुद देख लो। सारे पेरेंट्स देख रहे हैं, सबको मैंने मैसेज डाला हुआ है, सबको पता है। एंड में जिस दिन देखो मेहनत करोगे तो, मान लो तुम्हारे पास में 6 मंथ्स है फॉर एग्जाम्पल या 4 मंथ्स है, तो 120 दिन तकलीफ होगी, मेहनत करोगे लेकिन 2 दिन खूब खुश रहोगे, एक तो एग्जाम वाले दिन और एक रिजल्ट वाले दिन। और मेहनत नहीं करोगे तो 120 दिन जो है खूब खुश रहोगे, और केवल 2 दिन तकलीफ होगी, एग्जाम वाले दिन और रिजल्ट वाले दिन। ठीक है, तुम्हारे को चूज करना है इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है। चलिए, तो सर नेक्स्ट है कंप्लीटेड गिफ्ट्स। सर गिफ्ट्स डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। अ गिफ्ट वंस एक्चुअली मेड एंड रिसीव्ड, यहां पर कहीं एंड रिसीव्ड भी लिख देना, कैन नॉट बी रिकवर्ड ऑन द प्लियर दैट इट वॉज वॉइड फॉर वॉन्ट ऑफ कंसिडरेशन।
सर यदि एक्स ने वाई को कुछ गिफ्ट दिया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो सर गिफ्ट में तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ही कुछ जाता है, दूसरे से पहले को वापस कुछ मिलता है क्या? नहीं सर, वापस नहीं मिलता है, तभी तो गिफ्ट हुआ। अदरवाइज तो ये तो सेलिंग या कुछ हो जाएगा ना, ऐसा ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना, परचेज सेल का कॉन्ट्रैक्ट टाइप बन जाएगा। तो सर गिफ्ट में मैंने किसी को कुछ दिया है तो, और उसने एक्सेप्ट भी किया है, और बदले में मुझे वापस कुछ नहीं भी मिल रहा है कंसिडरेशन, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब सर देखो, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 में क्या फर्क है? पॉइंट नंबर 1 है तो एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो है ना सर, उसमें तो नियर इन रिलेशनशिप्स होना जरूरी है। ठीक है, कि पास में, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो या फिर ब्लड रिलेशनशिप हो। लेकिन सर पॉइंट नंबर 5 जो है कि गिफ्ट, गिफ्ट तो कोई भी किसी को भी दे सकता है, 10 जन चाहे तो अपने मित्र को भी दे सकता है। मित्र से क्या इसका कोई रिलेशन हो, ये जरूरी है कि वो ब्लड रिलेशन में हो या फिर वो हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो? नहीं सर, ऐसा कतई जरूरी नहीं है, गिफ्ट किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, इनफैक्ट जो जो लोग नियर इन रिलेशनशिप हैं, जो लोग नियर इन रिलेशनशिप है, वो भी कई बार गिफ्ट दे देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इनसे फर्क नहीं पड़ता, अपने को कभी पॉइंट आए या इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख के जो भी पॉइंट अप्लाई हो रहा है वो कर लेना। तो कंप्लीटेड गिफ्ट्स, कंप्लीट हुए हुए, कंप्लीट मतलब एक तो मैंने दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो सर बाद में ये कह के कैंसिल नहीं कर सकते थे, अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, इसने, मैंने तो इसे गिफ्ट में कुछ दिया, इसने मुझे वापस कुछ नहीं दिया, इसने मुझे वापस कुछ नहीं दिया। तो फिर सर कैसे कि सर फिर तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो मुझे मेरी चीज वापस दिलाओ, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है। अब सर है ना, कई बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें बोलेंगे लैंग्वेज की सर, फादर अपनी डॉटर को गिफ्ट करना चाह रहा था, पर सर उसमें कई बार गिफ्ट वर्ड यूज ले लेंगे, लेकिन वो आएगा कहां पर कि सर एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, क्योंकि फादर डॉटर को कुछ दे रहा है तो वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन दे। तो आपको चीजों को, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें से हम कौन कौन से पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक बात इधर और लिख लीजिएगा जो लिखी हुई नहीं है, कि यदि कोई इम, और ये कहीं बताते भी नहीं है कि यदि दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है इमूवेबल और एक होती है मूवेबल। ये बात ध्यान रखना। इमूवेबल क्या है सर? जैसे कि प्लॉट हो गया, लैंड हो गया, या फिर कोई फ्लैट हो गया, या फिर कोई ऑफिस हो गया, ये सब क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज है। और मूवेबल क्या है सर? जो एक जगह से दूसरी जगह हिला के ले जाई जा सकती है, जैसे कि कार हो गई, जैसे कि टेबल हो गई, जैसे कि चेयर हो गई। ठीक है, ये सब क्या है? मूवेबल आइटम्स हो गए। ठीक है सर, यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई या मिस वाई को गिफ्ट कर रहे हैं, इफ सम इमूवेबल प्रॉपर्टी इज बीइंग गिफ्टेड, सर उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही दिया जा सकता है, मतलब रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड होगी। यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपन कर रहे हैं ना, तो वो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के थ्रू ही जा सकती है, ये बात लिख लेना। कई बार एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कहते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ के बोलते हैं कि सर दोनों, एक क्वेश्चन ऐसा आया एक बार एग्जाम में, एक फादर है, वो एक अपनी डॉटर से बहुत प्यार करते हैं, डॉटर मैरिड डॉटर है। ठीक है, तो फादर उसको कुछ गिफ्ट करना चाह रहे थे। यस सर, गिफ्ट डीड बनवा ली। ओके सर। सर फादर और फादर के जो लॉयर थे, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जा रहे थे, किस लिए? इस डीड को रजिस्टर कराने, गिफ्ट डीड को रजिस्टर कराने, उस गिफ्ट डीड के थ्रू वो उसको एक प्लॉट देना चाह रहे थे। प्लॉट मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर अब रजिस्टर्ड ऑफिस जाते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, दोनों वहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। ओके, दोनों ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। तो सर बाद में क्रियाक्रम करने के बाद में डॉटर को पता पड़ा कि यार गाड़ी से, जिस गाड़ी में जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, उस गाड़ी में से गिफ्ट डीड निकली है, जहां पर फादर ने मेरे नाम पे ये एक प्लॉट किया है और नीचे फादर के साइन है, तो उसने वो क्लेम किया, उसने वो क्लेम किया। ठीक है, अब सर बताइए, डॉटर क्लेम, डॉटर इस चीज को ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? सर आपको कहना है कि सर गिफ्ट डीड, पहली बात तो गिफ्ट डीड लिखा हुआ नहीं है वहां पर, प्लीज लिख लेना, गिफ्ट डीड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है, पहली बात तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो सर क्या ये रजिस्टर कराने जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, क्या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या
वो क्लेम कर पाएगी? नहीं सर, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया क्योंकि इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई नहीं है। दूसरा, एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तौर पे भी देखें, एग्जाम में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी कि वो उसको बहुत प्यार करते थे और उसको एक शादी के बाद में एक प्रॉपर्टी देना चाहते थे, तो इससे नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी लगा सकते हो ना? ये सर, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की तो 4 रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट ही है कि सर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए था। बिना रजिस्टर्ड और राइटिंग के क्या वो एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वैलिड होगा? जहाँ एक ही पार्टी को कंसिडरेशन मिल रहा है, दूसरी को नहीं मिल रहा है? नहीं सर, नहीं होगा। कहीं से भी कान घुमा के पूछ लो सर, रजिस्ट्रेशन के बिना, जहाँ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो या गिफ्ट डीड हो, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो, केवल इमूवेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सर वहां पर वो वैलिड नहीं बन पाएगा जब तक कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो। तो सर डॉटर इस प्रॉपर्टी को इसलिए क्लेम नहीं कर सकती, सारी चीजें थी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन सर ये कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं रहा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर, आ गया। ऐसा क्वेश्चन करेंगे अपन क्वेश्चन बैंक में। नहीं आया कासट? समझा सर, एक और बार पढ़ना पड़ेगा पढ़ना थोड़ा। पड़ेगा, कहाँ पढ़ेंगे एक और बार हाँ। सर? हम हमारे क्वेश्चन बैंक में करेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, बेलमेंट। यहाँ पर अपने नोट्स में, नोट्स के प्रिंट आउट कितने लोगों के पास में है भाई? हाथ खड़े करो। ये वाले हाथ नहीं, जूम वाले हाथ खड़े करो। नोट्स के प्रिंट आउट कितने लोगों के पास में है? दर्श जैन, आप किसी का वेट कर रहे हैं? जिया जैन, जिया वोरा, श्रेया बियानी, सृष्टि, तुम्हारे तो जिया जैन, जिया वोरा, तुम्हारे तो जस्ट एग्जाम सर पे हैं, अभी तक नोट्स के प्रिंट आउट क्यों नहीं आए भाई तुम्हारे? क्यों नहीं लिए तुमने? है कि सर हम तो ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे, फिर ऑनलाइन में सब ऑनलाइन ही रह जाएगा। और कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। 10 दिन तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी तक प्रिंट आउट क्यों नहीं आए हैं? किस चीज का वेट करोगे सर? पहले नारियल फोड़ूंगा, मुहूर्त निकालूंगा प्रिंट आउट का, फिर जाके प्रिंट लूंगा। और सर एक एक चैप्टर का जाके लूंगा ताकि मेरा टाइम खराब हो, एक साथ पूरा सेट नहीं बनवाऊंगा मैं। हम्म कोई बात नहीं सर, आप जैसे जैसे देते जाओगे, घर पे भी प्रिंटर है, वहां से भी निकाल सकता हूँ। है प्रिंटर घर पे 10 दिन? यस सर। तो फिर यार क्या टाइम लगेगा? एक कंसिडरेशन का 7 पेज का कुल चैप्टर है, कितना टाइम लगेगा सर? पेपर डालने का आलस आ रहा है सर, प्रिंट फायर करने का आलस आ रहा है सर। है रे? सबके घर में करीब करीब प्रिंट आउट प्रिंटर है, और नहीं है तो आसपास कहीं फैसिलिटी मिल जाएगी, जाके लेते क्यों नहीं हो? नेक्स्ट सर, बेलमेंट। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट अ बेलमेंट में लिख लो, टू इफेक्ट अ ग्रेशियस बेलमेंट, GRATUTIOUS। नो कंसिडरेशन। अब मैं जो जो पॉइंट लिखा रहा हूं, गिफ्ट में लिखाया, यहाँ लिखाया, तुम जो प्रिंट आउट नहीं लिए हुए, सामने नहीं है तुम्हारे, छूटेंगे और फिर एग्जाम में नंबर छूटेंगे, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेहनत करने के बाद में भी तुम लोग का ये लूप होल रह जाएगा। ठीक है? नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट अ ग्रेशियस बिलमेंट। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बिलमेंट। बिलमेंट पूरा एक चैप्टर जैसे आएगा तुम्हारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का, जब पोर्शन चालू होगा तो उसमें बेलमेंट पूरा एक चैप्टर के तौर पर आएगा। सर क्या होता है बेलमेंट? बेलमेंट इज इक्वल्स टू transfer of possession of goods, transfer of possession of goods for some purpose upon an understanding, upon an understanding that when the purpose is accomplished, that when the purpose is fulfilled, the goods will either be returned back or disposed of as per directions
ऑफ बेलर। ठीक है, क्या होता है? बेलमेंट इज इक्वल्स टू ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स ब्रैकेट बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, but not transfer of ownership, but not transfer of ownership। आइए अब समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बेलमेंट क्या है? जब एक जना अपना कुछ गुड्स दूसरा पोजेशन जो है, केवल पोजेशन देता है, ओनरशिप नहीं देता है, फॉर सम पर्पस देता है, कुछ किसी काम के लिए देता है। जब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में देता है कि जब वो काम पर्पस पूरा हो जाएगा जिसके लिए गुड्स दिया जा रहा है, तो वो गुड्स या तो वापस रिटर्न बैक कर दिया जाएगा जिसने दिया है, या जिसने दिया है उसके डायरेक्शंस के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, किसी थर्ड पर्सन को दे दिया जाएगा। सर एग्जाम्पल से समझाओ। दो एग्जाम्पल से समझना है। पहला एग्जाम्पल कि सर अक्षित कासट ने क्लासेस लेट ज्वाइन की है और दर्श जैन पहले से क्लासेस अटेंड कर रहा है लॉ की। तो अक्षित कासट ने दर्श जैन को बोला, यार मैंने क्लासेस लेट ज्वाइन की है, तो तेरी किताब मेरे को 5 दिन के लिए पढ़ने के लिए दे सकता है क्या? तो दर्श जैन, हाँ हाँ खुशी खुशी ले जाए यार, क्या है, दोस्तों के लिए इतना तो हो ही जाएगा। तो सर इसने अपनी बुक 5 दिन के लिए इसको पढ़ने के लिए दी कि जब तू 5 दिन में पढ़ ले पूरा तो मुझे रिटर्न कर देना, तो मुझे रिटर्न कर देना। ठीक है, तो दर्श जैन और अक्षित कासट के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि सर बेलमेंट, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या ओनरशिप दे दी उस बुक की अक्षित को? नहीं सर, ओनरशिप नहीं दी है, ऐसे ही पढ़ने को दी है। अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, पर्पस पूरा हो गया है, तो गुड्स विल आइदर बी रिटर्न बैक, या तो गुड्स वापस दर्श जैन को दे दिए जाएगी बुक, और द गुड्स विल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शन ऑफ दर्श। यानी कि दर्श ने कहा अक्षित को कि देख 5 दिन हो गए तूने पढ़ ली, कि हाँ पढ़ ली, तो अब एक काम कर, यही बुक मेरे से जिया वोरा ने भी मांगी है, तो जिया वोरा को दे दे डायरेक्ट। तो या तो वो बुक रिटर्न कर दी जाएगी या इसके डायरेक्शंस के हिसाब से जिया वोरा को दे दी जाएगी। तो गुड्स विल आइदर बी रिटर्न बैक व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड और बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर डायरेक्शंस ऑफ दिस पर्सन। समझ में आया? यस सर। तो क्या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ही है? हाँ सर, केवल उन गुड्स का पोजेशन दिया गया है। क्या उसकी ओनरशिप दे दी? नहीं सर, ओनरशिप दे दी जाती तो फिर वो सेल हो जाता ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता ना। यस सर। क्या हमने ओनरशिप दी? नहीं सर, केवल पोजेशन दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा? बेलमेंट होगा। क्या ये समझ में आया? 10 दिन थोड़ी देर रुक जा, मैं एक बार पूरा समझा दूं, उसके बाद में तेरे डाउट क्लियर करूंगा। क्या ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया बेलमेंट का? क्या ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया? यस सर। दूसरा एग्जाम्पल देखो सर, दर्श जैन गाड़ी किराए पे देने का काम करता है। यस सर। अक्षित कासट को 4 दिन घूमने जाने के लिए एक गाड़ी रेंट पे चाहिए थी, तो दर्श ने अपनी कार का पोजेशन इसको दे दिया। यस सर, दे दिया। पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप दी क्या उस गाड़ी की? नहीं सर। किस लिए दी? फॉर सम पर्पस। क्या पर्पस? 4 दिन पास में जो भी ये अपना हिल स्टेशन है वहां पर घूम के आने के लिए। ठीक है सर। जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो ये गाड़ी रिटर्न बैक कर देगा। यस सर। सर किस पे दी है? रेंट पे दी है, तो सर गाड़ी पूरी कर देगा और जो भी पैसा है उसके लिए, सर एक दिन का मान लो 2,000 रुपये किराया था, तो 4 दिन के 8,000 रुपये किराया भी यहाँ पर दे देगा। क्या ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? यस सर। दोनों ही बेलमेंट के एग्जाम्पल है, लेकिन ये वाला जिसमें बुक केवल उसकी मदद करने को दी जा रही है, ठीक है, ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? ग्रेशियस बेलमेंट, जिसमें वापस कुछ नहीं मिल रहा है दर्श जैन को। और ये हो गया नॉन ग्रेशियस बेलमेंट, यहां पर बदले में किराया ले रहा है। सर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में तो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, इसको कार यूज लेने को मिल रही है, इसको 8,000 रुपए मिल रहे हैं, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रहा है। सर ग्रेशियस बेलमेंट में एक ही पार्टी का फायदा हो रहा है, दूसरी का फायदा ना हो रहा है। एक ही पार्टी का फायदा हो रहा है, दूसरी का फायदा नहीं हो रहा है। क्या एक को मिल गया पढ़ने के लिए, दूसरे को वापस कुछ मिला बदले में? नहीं सर, कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिला। तो ये नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है। तो लॉ बोलता है
कि नॉन ग्रेशियस बिलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन ना हो तो भी इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या पॉइंट समझ में आ गया बिलमेंट वाला? क्या बिलमेंट वाला पॉइंट समझ में आ गया? नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट अ ग्रेशियस बिलमेंट, लिख लेना। बात समझ में आ गई? यस सर। सर ग्रेशियस बेलमेंट में हमेशा लेने वाला का ही फायदा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ग्रेशियस बेलमेंट में देने वाले का भी फायदा होता है और लेने वाले का कुछ फायदा नहीं होता है। सर ये कैसे? मान लो 10 जैन का टीवी खराब हो गया और बिना टीवी देखे इसकी जान सूख जाती है, तो इसने अपने दोस्त अक्षित कासट को बोला, तू टीवी रिपेयर, तू इलेक्ट्रॉनिक्स में समझता है ना, टीवी रिपेयर करता है ना? कि हाँ। तो 10 जैन ने कहा, ये पकड़ मेरा टीवी, रिपेयर हो जाए तब दे देना। ओके। तो 10 जन ने टीवी दे दिया। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, यस, फॉर सम पर्पस। व्हाट पर्पस? रिपेयर ऑफ दैट टीवी। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश द गुड्स विल बी रिटर्न बैक और नॉट? यस सर। 10 जन ने पूछा पैसे लेगा क्या? अक्षित कासट बोला दोस्तों से काहे के पैसे, ठीक है, तो पैसे भी नहीं लिए। तो सर इधर देने वाले का फायदा हो रहा है। मतलब हमारा पॉइंट इतना सा है कि सर ग्रेशियस बिलमेंट में दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है इवन विदाउट कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। चाहे किसी को एक को मिल रहा है, किसी एक दूसरे को नहीं मिल रहा है। बोलो अब बात समझ में आ गई? आधा बेलमेंट मैंने मैंने तुमको यही पढ़ा दिया। जो गुड्स देता है वो हो जाता है बेलर, और जिसको गुड्स दिया जाता है वो हो जाता है बेली, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं बिलमेंट। ठीक है, अब 10 जन अपना डाउट पूछेगा, बोल भाई। सर मतलब जो लोग लीज पे चढ़ाते हैं अपना लैंड, तो वो भी बेलर बेली में आता है क्या? मैंने गुड्स बोला है, मैंने इमूवेबल अरे, प्रॉपर्टी है। देख, एज ए लॉ का स्टूडेंट तेरे आंख नाक कान खुले होने चाहिए, ठीक है? बात समझ? तूने सर कार लीज पे दी, 1 साल के लीज पे, 4 दिन के लीज पे, तो वो बिलमेंट जरूर हो जाएगा। बिलमेंट हमेशा मूवेबल आइटम्स का ही होता है। ओके सर। सर मेरा क्या एजेंट गुड्स ले सकता है क्या अपने अंदर, और फिर नहीं, वो जो मुझे गुड्स काम तुम खुद कर रहे हो उसके लिए कोई एजेंट अपॉइंट किया है तो एजेंट तुम्ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन बार बार नहीं आना चाहिए मेरा एजेंट भी करे तो भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। जो काम तुम खुद कर सकते हो वो सब एजेंट को तुमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो तुम ही को रिप्रेजेंट कर, ठीक है? नेक्स्ट, कासट जी, कोई डाउट है? ठीक है। नहीं सर। बियानी जी, कोई डाउट है? नहीं सर। कर्नावट जी, कोई डाउट है? नहीं सर। कर्नावट जी, एक काम सौंप सकता हूँ आपको? जो जो क्लास में आज अपनी वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं ना, सबके घर पे जाके उनको कुछ कुछ रसीद करके आने का है। आप तो एक्सपर्ट हैं इसमें, कर देंगे है ना? सबसे पहले शुरुआत श्रेया बियानी से करना, ठीक है? जाके उसको कुछ अच्छा सा रसीद करके आना, 2 हाथ। चलिए नेक्स्ट। अब चैरिटी, ये गूगली पॉइंट है भाई, ध्यान रखना, गूगली पॉइंट है। गूगली मतलब फिरकी आएगी इसमें तुम्हारे पे क्या? कि सर इफ अ पर्सन प्रोमिसेस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, तो क्या चैरिटी में मान लो हमारी बियानी है, बियानी को एक दिन भूत सवार हुआ सर पे, क्या है कि मेरे को तो चैरिटी करनी है, कुछ अच्छा काम करना है, अच्छा काम, ठीक है? तो श्रेया बियानी गई और मंदिर होता है ना, टेम्पल, उसके पुजारी को बोल के आ गई कि इस टेम्पल की के रिपेयर के लिए कितना खर्चा लगेगा? कि मैडम कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे, इतना रिपेयर कराना है इसमें टेम्पल। तो श्रेया बियानी ने उसको बोल दिया, आई प्रॉमिस टू पे यू 3 लाख रुपीज फॉर द रिपेयर ऑफ द टेम्पल, ये मेरी तरफ से चैरिटी है आपके लिए, ठीक है? सर क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि इधर से एक ही पर्सन से दूसरे को कुछ कंसिडरेशन जा रहा है, बदले में उसको तो वापस कुछ नहीं मिल रहा है। सर जो चैरिटी के लिए वादे किए जाते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अब टेम्पल वाला भले ही दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आगे और चीजें बताऊंगा।
अब टेम्पल वाले पुजारी जी पहुंचे बियानी के पास में। बियानी जी, आपने 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, बियानी जी प्लीज हमको 3 लाख रुपए दे दीजिए। अब यहाँ पर श्रेया बियानी के अंदर अंदर का जो माहेश्वरी बंधु है वो जाग गया। काय के पैसे, कैसे पैसे, कोई पैसे नहीं है, जाओ वापस। पुजारी को झटका लगा कि ये कैसी चैरिटी हो रही है, पहले वादा करते हैं और फिर बाद में मना कर देते हैं। पुजारी जी गए इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने कि चैरिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो वैलिड होते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। कोर्ट बोला लॉ, पुजारी जी आपने लॉ ढंग से नहीं पढ़ा है कि जो चैरिटी के वादे होते हैं वो, जिसमें एक ही पार्टी को कुछ मिलने का वादा होता है दूसरे को नहीं होता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन यदि कोर्स ऑफ एक्शन इस इवेंट्स ऐसे आगे बढ़े होते कि श्रेया बियानी ने टेम्पल के पुजारी को बोला होता मैं तुमको 3 लाख रुपए टेम्पल को रिपेयर कराने के लिए वादा करती हूँ चैरिटी के तौर पे, और टेम्पल के पुजारी ने उस बेसिस पे, इस वादे के बेसिस पे आगे कुछ एक्सपेंडिचर इनकर कर लिया या लाइबिलिटी इनकर कर ली, इस वादे के बेसिस पे उसने एक ठेकेदार बुला लिया और उसको पूरा काम सौंप दिया 3 लाख रुपए तक का। ठीक है, अब ये तीन काम चालू हो गया और 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी ले ली टेम्पल वाले पुजारी जी ने। अब इसके पास में गए, ठीक है मैम 3 लाख रुपए दीजिए। अब ये इसने वापस महेश्वरी बना वो दिखा दिया अपना क्या, कि 3 लाख रुपए, कौन से 3 लाख रुपए, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। अरे बॉस, यदि आपने किसी को चैरिटी का वादा किया है, उसके बेसिस पे उसने कोई एक्सपेंस या लाइबिलिटी इनकर कर ली है, दिस विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन का डिफरेंस समझ में आया? फर्स्ट में केवल वादा किया गया है, उस बेसिस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सेकंड में वादे के बेसिस पे, चैरिटी के वादे के बेसिस पे यदि उसने कोई लाइबिलिटी इनकर कर ली है जिसको भी चैरिटी का वादा किया गया था, तो फिर अब दिस विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज, एंड नाउ बियानी विल हैव टू पे 3 लाख रुपीज, या जितने रुपए की भी इसने लाइबिलिटी इनकर करी है ना, मैक्सिमम अप टू 3 लाख रुपए। बात समझ में आई? यस सर। दर्श क्या हुआ? सर अगर वो पुजारी ने 3 लाख से कम का लाइबिलिटी इनकर किया तो कितने रुपए की एक एक 2 लाख लाइबिलिटी इनकर करी है, उतने रुपए की मैक्सिमम 3 लाख रुपए। ठीक है, क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो बियानी, एक बात बियानी और सभी बच्चे जीवन में एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे, कि खुशी खुशी में कभी किसी को कुछ वादा मत करना जिस दिन आप खुश हो जाओ उस दिन, क्योंकि ऐसा करने पे पूरी रामायण हो गई थी, जहां पर राजा दशरथ ने जिस दिन खुश थे उस दिन अपनी एक रानी को 2 वादे कर दिए, बाद में बड़े भारी पड़े थे उनपे। तो जिस दिन खुश होना उस दिन चुप रहना, बहुत ज्यादा उछलना मत। किसी को वादा कर दो, अरे मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ना 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 ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, लाइफ लेसन है ये, कोई नहीं आसानी से कोई नहीं बताता है, भले ही रोज सीरियल जैसे देख रहे होगे तो भी पता नहीं पड़ेगा। आइए 2 केसेस करते हैं, अब्दुल अजीज वर्सेस मजूम अली और केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। सबसे पहले पढ़ेंगे केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। कौन पढ़ेगा? श्रेया कर्नावट, तू पढ़ हमारे लिए। The defendant had agreed to subscribe rupees 100 towards the construction of a town hall at Howrah. On faith of the promise, the secretary called for plans and entrusted work to the contractors and undertook liability to pay them. Held, agreement was enforceable, being one supported by consideration in the form of detriment to the secretary, who had undertaken a liability to the contractors on the faith of the promise made by the defendant. यदि उस फेथ प्रॉमिस के बेसिस पे, चैरिटी के प्रॉमिस के बेसिस पे तुमने कोई लाइबिलिटी इनकर कर ली है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें ये लॉजिक क्या दे रहे हैं कि सर देखो 100 रुपए चैरिटी, उस समय 100 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, जब का केस है ना तब के लिए, यस सर, तो उस समय 100 रुपीज बहुत बड़ी रकम होती थी। सर क्या कंसिडर, वैसे तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, पर सर क्या कंसिडरेशन मान के हम इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि सर मान लो वो टेम्पल का पुजारी या जहां पर जो भी ये है जिसको वादा किया गया, उसने 100 रुपए का खर्चा आगे कर दिया तो इट्स अ डेट्रीमेंट टू हिम, ये इसके लिए लॉस है, वो तुम्हारे लिए वैलिड कंसिडरेशन हो गया कि तुमको भी अब मतलब दोनों पार्टीज को इसको 100 मिल रहा है और उसको उसको नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई तुम्हारे लिए जिसने चैरिटी का वादा किया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आ जाए एग्जाम में
तो और पॉइंट यूज करने की जरूरत पड़े तो यूज करना, अदरवाइज इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस जरूरत इतनी सी लिखने की है कि यदि लाइबिलिटी के बेसिस पे क्या, इफ अ पर्सन प्रोमिसेस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी एंड ऑन हिज फेथ the promisee undertakes the liability, then it is an enforceable contract to the extent of promised subscription, to the extent maximum 3 लाख रुपए, उससे कम हुआ है खर्चा टेम्पल के रिपेयर पे तो 2 लाख रुपए हुआ है तो 2 लाख रुपए, टू दी एक्सटेंट, मैक्सिमम एक्सटेंट, टू दी एक्सटेंट ऑफ प्रॉमिस्ड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ही होगा। केवल चैरिटी का वादा किया और सामने वाले ने कुछ अंडरटेक नहीं किया लाइबिलिटी, तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। फर्स्ट केस पढ़ भाई, अब्दुल अजीज वर्सेस मजूम अली। A person verbally promised the secretary of the mosque committee to subscribe rupees 500 for rebuilding of a mosque. Later, he declined to pay the said amount. Hence, there was no consideration and hence agreement was void. एंड हेंस एग्रीमेंट वाज वॉइड, कोई कंसिडरेशन नहीं था, तो पहला वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दूसरा वाला है। लॉजिक ये रहा जो मैंने तुमको बता दिया। तो ये सातों पॉइंट, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, बेसिक रूल इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट दीज आर 7 एग्जांपल्स जहां पर कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के लिए नहीं होते हुए भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Contract is a private relationship, sort of relationship between the parties, and a third party has got no right to interfere into this contract or enforce this contract. But under these 6 conditions, third party can very well enforce that contract. Second question. Third question, कि sir, what is consideration and what are the essential elements of a valid consideration? Fourth question, कि sir, define consideration and its essential elements. 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बन जाते हैं, और प्रैक्टिकल तो बनेंगे ही, हर पॉइंट पे बनेंगे प्रैक्टिकल। ये जो चिन्नैया वर्सेस रमैया केस हुआ। पांचवा छठा क्वेश्चन, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन कैन स्यू बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक एक पॉइंट पे इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। और छोटा सा क्वेश्चन, ये चैप्टर है 5-7 पेज का चैप्टर है। ठीक है, कितने लोगों ने क्वेश्चन बैंक कर लिया है? कितने सर लोग? लिख के नहीं किया, पर एक बार गो अरे थ्रू कर भाई, लिए। क्वेश्चन बैंक लिखने के लिए नहीं होता है, केवल दिमाग हाँ चलाने के लिए होता है कि भाई ये हाँ, क्वेश्चन मतलब है, पढ़ इसका लिया एक आंसर बार। क्या होगा। है ना, कर्नावट ने कर लिया, कासट ने कर लिया, 10 दिन किसका वेट कर रहा था? जिया ने भी कर लिया, भियानी ने कर लिया, सरप्राइज। ठीक है, नेक्स्ट। सर आप मेरे को कम मत समझो, रिजल्ट आएगा ना वही उसमें आप सही। देखना। है नहीं किया है, ऐसे ही हाथ खड़ा कर लिया क्या? नहीं सर किया है। किया है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, ये बाकी लोग, खुशबू, जिया वोरा, तुम लोग ने नहीं देखा भाई? हाँ मैंने देखा। अच्छा, मैंने भी देखा है। क्या देखा, सच सच बता वोरा। अरे सर क्वेश्चन बैंक। हाँ, क्वेश्चन बैंक का फोटो देख लिया और बोल रही है कि क्वेश्चन बैंक देख लिया। ऐसा तो नहीं कर रही है मेरे साथ में? नहीं सर। एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन है ना, तेरे पापा और मेरी बात हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा फिर? है, अच्छा जवाब देना चाहता हूँ, ध्यान रखना। पढ़ाई करनी है तेरे को बोरा। एक बार गाय पे निबंध लिखने के लिए आया एग्जाम में, तो जिया बोरा ने गाय का फोटो बनाया और उस पर लिख दिया निबंध। ठीक है, लो हो गया मेरा काम। ऐसे मत करना मेरे साथ में, ठीक है बोरा? चलिए आ जाओ। हाँ सर। नेक्स्ट करते हैं। सर आप मेरे को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? अरे मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं चाहता हूँ तुम सब पास हो, दैट्स इट। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो, तो आगे का करते हैं।